अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं जो कि परेशान हैं कि किस तरीके से हम सीनियर को ज्वाइन करें और सीनियर हमें सिखाता नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि सीनियर हमें सिखाता नहीं है, और दूसरा सवाल ये कि हमने अक्सर सीवीज़ मूव किए लेकिन अक्सर जो फर्म्स है वो हमें रखती ही नहीं है, अपॉइंट ही नहीं करती बिना किसी रेफरेंस के। तो इसका क्या हल है? क्या कोई यंग एडवोकेट इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता? तो उसकी जीती जागती मिसाल बिल्कुल मैं हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैंने आज तक जितना कुछ सीखा है प्रैक्टिस के अंदर वो मैंने खुद से ही सीखा है। ठीक है, जितना भी काम सीखा है वो कोर्ट रूम के अंदर जाकर खुद ही सीखा है, किसी सीनियर ने मुझे नहीं सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। ना मैंने कोई फर्म ज्वाइन की, ना मैंने कुछ सीखा। जस्ट मैं अगर आज कोई भी केस चला सकता हूँ उसका बेसिक रीज़न ही यही है कि मेरी लॉ पर थोड़ी बहुत ग्रिप है, जिसकी वजह से मैं जो है कोई भी केस अच्छे तरीके से चला सकता हूँ। अच्छे तरीके से तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एक फ़ील्ड ऐसी है कि जिसके अंदर आप पूरी ज़िंदगी भी दे दें तो भी कम है। क्यों? क्योंकि वकालत की फ़ील्ड के बारे में जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, पहले एकेडमिक्स के अंदर एक्सपीरियंस कुछ और था, जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आए, जब प्रैक्टिस सीखी तो प्रैक्टिस के अंदर हमारा एक्सपीरियंस कुछ और रहा। तो वो प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस ने हमें सिंपली ये सिखाया कि देखिए, प्रैक्टिस के अंदर सब कुछ होता भी है, सब कुछ नहीं भी होता। इसका क्या रीज़न है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप प्रैक्टिस के अंदर उतरेंगे, मैदान के अंदर उतरेंगे जंग लड़ने के लिए, तो आपको पहली चीज़ तो ये कि ये माइंड सेट करना होगा कि कोर्ट रूम के अंदर ऐसा हो भी सकता है कि आर्गूमेंट्स हो, ऐसा हो भी सकता है कि ना हो। अक्सर स्टार्टिंग के अंदर ऐसा हुआ कि जब मैं नया नया वकील बना, तो नए नए वकील बनने के बाद बड़ा ही जोश था कि आज जो है आर्गूमेंट्स होना है, आज जो है बेल ग्रांट होनी है। फर्स्ट ही हेयरिंग पर जाके बिल्कुल जोश के साथ खड़े हो गए, तो पता चला कि जब तक आप अदर साइड को नोटिस नहीं करवाते तब तक तो आर्गुमेंट्स हो ही नहीं सकते, जब तक अदर पार्टी आकर खड़ी ना हो जाए। तो खैर बहुत सारी मिस्टेक्स भी की, उन मिस्टेक्स से ही हमने सीखा। उन मिस्टेक्स से ही हमने सीखा कि किस तरीके से कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो करना है। फिर ऐसा भी होता है अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट भूल भुलैया है। कोर्ट क्या है? एक भूल भुलैया है जहाँ पर आप जाएंगे तो आपने पॉजिटिव माइंड लेकर भी जाना है, नेगेटिव माइंड भी लेकर जाना है कि आप ये समझें कि आज रिलीफ हमें भी मिल सकता है और अपोजिट पार्टी को हो सकता है मिल जाए, हमें ना मिले। अक्सर ऐसा होता है कि आपका 100% श्योरिटी होती है आज बेल मिलती है, लेकिन बेल रिफ्यूज़ हो जाती है, बेल रिजेक्ट हो जाती है। फिर इस तरीके से और स्टूडेंट से एक स्टूडेंट ने बड़ा ही अच्छा सवाल किया कि सर, अच्छा वकील किस तरीके से बना है? आर्ट ऑफ एडवोकेसी के लिए स्टार्टिंग में हमने किन चीज़ों पर ग्रिप करनी है? आर्ट ऑफ एडवोकेसी के लिए आपने स्टार्टिंग के अंदर ग्रिप करनी है अपनी ज़बान पर, आपने ग्रिप करनी है अपनी ड्राफ्टिंग पर। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर आप अच्छी ग्रिप कर जाएं। किस पर? ड्राफ्टिंग अच्छी हो, साथ ही साथ आपकी ज़बान अच्छी हो। ज़बान इस तरीके से अच्छी हो कि आपको पता है कि कहाँ पर क्या लफ्ज़ बोलना है, किस जज के सामने कौन सा लफ्ज़ बोलना है, जज को कंफ्यूज किस तरीके से करना है, सॉरी, जज को कंफ्यूज करने के काबिल आप बन चुके हैं या नहीं बन चुके हैं। अगर जज आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, जज आपको ये कह रहा है कि नहीं, आपने ये जो है वकील साहब आप ये गलत लेकर आ गए हैं, ये फाइल यहाँ पर पुट अप ही नहीं होनी, ये एप्लीकेशन आप जो है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन आप लेकर आए, ये तो यहाँ पर आनी नहीं चाहिए, ये वो, तो आपको इतनी ग्रिप हो ला पर कि आप उस जज को ये कन्विंस कर सकें, क्या कर सकें, ये उसको कन्विंस कर सकें कि सर यही हमारे पास प्रॉपर रेमेडी है, और तो कोई रेमेडी अगर नहीं है तो आप बता दें। दैट मीन्स कि आप टेबल टॉक करने के एबल हो जाए, आप आर्ग्यू करने के एबल हो जाए, जज को कभी भी जज ना समझे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट समझे। खैर, हमारा जो कोर्स कंटेंट है, प्रैक्टिस कोर्स 2025 हमने इसका आगाज़ कर दिया है। ठीक है, विद इन फ्यू डेज़ अपकमिंग मंडे से इंशाल्लाह हम जो है इसका आगाज़ कर रहे हैं। इसकी ऑनगोइंग क्लासेस जो है वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होंगी। और फर्दर इसका कोर्स कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिक ड्राफ्टिंग, फिर उसके बाद मिसलिनियस, जितना भी मिसलिनियस वर्क होगा, जितनी भी मिसलिनियस एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट करना। फिर फर्दर हमारे पास जो आ जाता है सिविल, क्रिमिनल और रेंट, इसके अलावा फैमिली का ट्रायल। ये सब ट्रायल
हम जो है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर आ जाता है आपका केस फाइल किस तरीके से स्टडी करनी है, हाउ टू स्टडी केस फाइल, फिर हाउ टू स्टडी केस लॉ रिलेटेड टू केस। पहली चीज़ कि हमने बेसिक ड्राफ्टिंग सीखनी है। दूसरी चीज़ मिसलिनियस जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, एडजर्नमेंट की, ज्वाइनिंग द ट्रायल की, बेल ड्राफ्ट की, बेल के अंदर आपने कंडोनेशन की एप्लीकेशन देनी है, ये सब की सब हमने सीखनी है। फर्दर क्रिमिनल ट्रायल, सिविल ट्रायल, रेंट ट्रायल, फैमिली ट्रायल में क्या डिफरेंस है, इनकी अलग अलग से हम क्लासेस जब देंगे तब आपको समझ में आएगा। केस फाइल मैंने अगर आपके सामने रखी, मैं अगर पीडीएफ बना के आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ, तो वो फाइल कंप्लीट प्रिंट आउट करवा के कंप्लीट पढ़ें। देखें, चीज़ों में घुसेंगे, केस फाइल्स ओपन करेंगे, फिर जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर केस लॉ किस तरीके से सर्च करना, पाकिस्तान लॉ साइट अवेलेबल है, ठीक है। पाकिस्तान लॉ साइट की एक्सेस भी मैं स्टूडेंट्स को दे दूँगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो वो भी ओपन करके वो केस लॉ सर्च कर सकते हैं। अगर आप अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखें, आपने रेगुलर बेसिस पर एक दिन में एटलीस्ट एक केस लॉ लाजमी पढ़ता है। अगर एक दिन में एक केस लॉ पढ़ेंगे तो एक नई चीज़ सीखेंगे। चाहे आपका इंटरेस्ट सिविल में है, क्रिमिनल में है या फैमिली में है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, लेकिन आपने उस चीज़ से रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड आपने जो है क्या करना है, केस लॉ सर्च करते हैं। अब अक्सर सवाल ये कि सर सिविल अच्छी है, क्रिमिनल अच्छी है, फैमिली अच्छी है, हम किस प्रैक्टिस की तरफ जाएं? यू कांट डिसाइड कि आप कौन सी प्रैक्टिस करेंगे। आपकी क्लाइंटेशन डिसाइड करेगी कि आपने कौन सी प्रैक्टिस करनी है, सिविल करनी है, क्रिमिनल करनी है, या आया के जो है आपने फैमिली केसेस चलाना है। स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास जो यंग एडवोकेट्स आते हैं तो उनके पास अक्सर जो है जितने भी केसेस आ रहे होते हैं वो किस नेचर के केसेस आ रहे होते हैं, वो आ रहे होते हैं, एक तो हमारे पास रनवे मैरिजेस के केसेस, ठीक है। फिर आते हैं डाइवोर्स, खुला के केसेस, या फिर आ रहे होते हैं मेंटेनेंस के, या फिर आ रहे होते हैं 22AB के प्रोटेक्शन के, या फिर आ रहे होते हैं आपके 516A सुपुर्दारी, ठीक है। सुपुर्दारी के केसेस आ रहे होते हैं, और बेल के। ये वो केसेस हैं जो स्टार्टिंग के अंदर, मैं अगर अपनी बात करूं तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने भी यही केसेस चलाए, ठीक है। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये रनवे मैरिज का केस बड़ा इजी है, डाइवोर्स या खुला का केस भी बड़ा इजी है, या फिर मेंटेनेंस का केस, 22AB का केस, 516 सुपुर्दारी, या फिर बेल का केस। अब आपने रेमेडी अवेल किस तरीके से करनी है कोर्ट में, डेट डिपेंड्स अपॉन यू। जब आप नए नए वकील बन रहे हैं, बेल आ गई, अब आपकी नज़र में बेल करवाना बहुत बड़ा मसला है। बेल करवाना कोई बड़ा मसला नहीं है कोर्ट के लिए, आपके लिए वकील है ना, आपके लिए बेल करवाना कोई भी बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ से इसलिए स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो फिर स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आप तो यहीं से स्टार्ट हो गए। तो खैर, ज़मानत करवाना कोई बड़ा मसला नहीं है वकील के लिए, ज़मानत रिफ्यूज़ करवाना, बेल रिजेक्ट करवाना बड़ा मसला है। आपके पास डिफरेंट बहुत सारे ढेरों केस लॉज मिल जाएंगे आपको कि जहाँ पर ज़मानत मिल जाएगी आपको। 3-4 के केसेस हैं, 490, 400, 381 के केसेस हैं। स्टार्टिंग के अंदर थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन के केसेस आ रहे होते हैं, ठीक है। मर्डर का केस आपके पास स्टार्टिंग के अंदर नहीं आएगा कि जिसके अंदर आपने बेल करवानी है। आपके पास और इस नेचर के केसेस आ रहे होंगे कि जो है कोई गुटखा वेनपुड़ी एक्ट का 2014 सिंध का एक एक्ट है जिसके तहत आपके पास केसेस आ रहे होंगे कि आपने जो है ज़मानत करवानी है। अब सिंपली ये हो रहा होता है कि पहले एफआईआर आपके पास आई, उस एफआईआर को देखकर आपने ड्राफ्टिंग स्टार्ट की कि एफआईआर के अंदर क्या लूप होल है। आपने लूप होल निकालना है एफआईआर के अंदर कि एफआईआर किस वक्त हुई है, वक़ुआ किस वक्त हुआ है,
दोनों में टाइम डिफरेंस कितना है, डिले इन एफआईआर कितना है, एफआईआर की स्टोरी नरेटेड है या ओरिजिनल है, एफआईआर की स्टोरी में कितना दम है, आपका क्लाइंट आपसे कितना सच बोल रहा है। सेकेंडली फिर आपने ये देखना है कि बेल के लिए आपके पास ग्राउंड कौन कौन से हैं। जब आप बेल के लिए ग्राउंड पुश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बेल के लिए जो आप ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं वो आया लीगल है या नहीं है। पहले आप फैक्ट्स पर बात करेंगे, फिर आप लॉ पर बात करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज हो रहे थे, सर मैं बेल करवाने तो जा रहा हूँ, मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ। पहले आपने एफआईआर पढ़कर जज को सुनानी है, फिर आप अगर इजी है तो फिर आपने फैक्ट्स पर बात करनी है कि फैक्ट्स के मुताबिक आप क्या आर्ग्यू करना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्टली आपने आर्ग्यू करना होता है किस पर, आपने आर्ग्यू करना है लॉ पर, कि लॉ इस बारे में क्या कहता है, क्या आया कि जज वो बेल दे सकता है नहीं दे सकता। अगर बेल रिफ्यूज़ हो गई, सेकंड बेल कर लें, थर्ड बेल कर लें, ठीक है। अब बेल जब आपको मिली, सॉरी बेल की डेट आती है कैसे, पहले चालान, सॉरी पहले क्या होगा कि 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे के बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने उस शख्स को, अक्यूज आपके क्लाइंट को पेश किया जाएगा। आपके क्लाइंट को जब पेश किया गया, आपके क्लाइंट को पेश करने के बाद क्या होगा, आपके क्लाइंट को पेश करने के बाद जज जो है या आया उसे पीसी करेगा या जेसी करेगा। अब ये पीसी जेसी क्या है, या जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा या पुलिस कस्टडी के पास भेजेगा। आपका जो मेन फोकस हो वो ये हो कि वो उसको जेल भेजा जाए। कहाँ भेजा जाए, जेसी किया जाए, जेल कस्टडी में भेजा जाए, ताकि जेल कस्टडी में हो जाएगा, फिर आप बेल फाइल कर सकें। अगर वो रिमांड बैक हो गया, पुलिस के पास चला गया, फिर आप बेल फाइल नहीं कर सकते। क्या करेंगे आप, जेल करवाएंगे, उसे जेल कस्टडी में भेजेंगे। जेल कस्टडी में जैसे ही वो गया, जेल कस्टडी में क्या आपने बेल ड्राफ्ट करवाया, उसी दिन बेल लगा दी, नेक्स्ट डे पे आप बेल आर्गूमेंट्स के लिए खड़े हो जाए। जब आप बेल आर्गूमेंट्स के लिए खड़े होंगे तो अपोजिट पार्टी भी आएगी, उसका मौक़िफ़ भी आएगा और सरकारी वकील भी खड़ा हुआ होगा। अब ऐसा हो सकता है कि अपोजिट पार्टी डेट ले ले। अब क्या बेल के अंदर डेट ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती, जस्ट मैं शॉर्ट करूँगा लेक्चर को, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इसकी डिटेल सारी की सारी अभी बताऊं। इसकी डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, अब फर्दर क्या हुआ कि अपोजिट जो वकील है, क्या वो डेट ले सकता है, नहीं ले सकता। वो कहता है कि सर मुझे तो कॉपी अभी मिली है, मुझे तो अदर साइड की कॉपी अभी मिली है, तो काइंडली मुझे आपने डेट दे दें कि मैं इसको कल आर्ग्यू करूँगा। तो अपोजिट वकील, अगर मजिस्ट्रेट के सामने वो बेल का केस चल रहा है, तो मैक्सिमम 3 डेज़ के लिए वो एक्सटेंड डेट ले सकता है। अगर एडीजी के पास चल रहा है तो वो मैक्सिमम 5 डेज़ के लिए एक्सटेंड करवा सकता है, बस, उससे मोर देन नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपने आर्ग्यूमेंट्स किए, आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद उस दिन पर या उसके नेक्स्ट डेट पे ऑर्डर पास हो जाना है। जज साहब या तो उसको बेल कर देंगे या रिफ्यूज़ कर देंगे बेल को, विथ श्योरिटी अमाउंट 30,000 हो सकती है, 50,000 हो सकती है, या फिर 1 लाख भी हो सकती है, डेट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। अच्छा, एक ऐसा भी केस आया था मेरे थोड़ी सी प्रैक्टिस के अंदर कि जहाँ पर एक एब्सकॉन्डर भी था, हैप्चुअल ऑफेंडर था, हमने उसकी बेल करवाई थी। हैप्चुअल ऑफेंडर की बेल हो सकती नहीं हो सकती, अब आप ये बताओ। उसकी बेल डायरेक्ट होगी डीजे से, उसकी बेल मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, उसकी बेल डायरेक्ट डीजे से या डायरेक्ट हाई कोर्ट से होगी, ठीक है। अब यहाँ से एक और सवाल भी स्टूडेंट का स्टार्ट हो सकता है कि सर एक शख्स की बेल हुई, बेल होने के बाद जो उसने श्योरिटी अमाउंट रखवाई, बिल फॉर श्योरिटी अमाउंट उसने रखवाई 30,000 रुपीज़। श्योरिटी 30,000 रुपीज़ रखवाने के बाद वो शख्स भाग गया। कहाँ गया, वो भाग गया। अब क्या होगा, जब वो एब्सकॉन्डर हो गया, भाग गया, उसको पहले तो इशू होंगे बेलेबल वारंट, ठीक है, फिर होंगे NBWs, नॉन बेलेबल वारंट इश्यूज होंगे। जब नॉन बेलेबल वारंट इश्यूज है फिर भी वो नहीं आया, फिर एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हुआ, फिर वो कहीं ना कहीं से आ गया वापस। सबसे पहले तो उसकी श्योरिटी जब्त की जाएगी, जो उसकी अमाउंट ऑफ श्योरिटी रखी गई थी वो श्योरिटी उसकी जब्त कर दी जाएगी, और उसके बाद दोबारा से उसने श्योरिटी रखवानी, लेकिन वो इससे एक्सीड करेगी। जज उसको बढ़ा सकता है, कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है, श्योरिटी अमाउंट को बढ़ाएगा। दोबारा से वो बेल फाइल नहीं करेगा, बल्कि उसकी को बेल तो उसकी ऑलरेडी ज़मानत पे वो ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, उसकी ज़मानत हो गई। अब 516A सुपरदारी, सुपरदारी कब होती है, जब आप ये देखते हैं 550, 550, 550 में कोई भी एक आपका व्हीकल, कोई भी एक मोटरसाइकिल, कोई भी एक आपकी गाड़ी वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बाहर खड़ी हुई है, और पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको मशकूक करार देकर ले जाते हैं। ले जाने के बाद वो कहते हैं कि ये किसी क्राइम के अंदर मुलविस है,
हमें मशकूक नज़र आई, इस वजह से हमने उसको जो है ले गए हम 550 के अंदर उसमें पर्चा काट के उसको जो है अंदर कर दिया। अब आप 516A फाइल करते हैं सुपरदारी रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर वो पुलिस स्टेशन पे 1 साल 2 साल खड़ी रहे तो वो जाहिर सी बात एक्सपायर हो सकती है और जो है ज़ाया भी हो सकती है। अब क्या किया जाए ऐसा? अब ऐसा क्या किया जाए कि उसको आप रिकवर कराएं? तो 516 की एप्लीकेशन लगती है, अदर साइड कॉपीज़ जाती हैं, उस पर आर्गूमेंट्स होंगे, आर्गूमेंट्स में आपने बताना है कि ये लास्ट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, लास्ट पजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी है। लास्ट पजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ कंपलसरी, लास्ट पजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी, और इसको इसकी पोजेशन मिलना नेसेसरी है, अदरवाइज इसको जो है एक लॉस पहुंच सकता है। ठीक है, 22A और बी हम तब लगाते हैं जब हमने FIR भी करवानी है, जब हमने प्रोटेक्शन भी करवानी। प्रोटेक्शन इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। शॉर्ट लेके चल रहा हूँ। प्रोटेक्शन इज़ द, अगर 22 भी करते हैं तो सिर्फ प्रोटेक्शन मिलेगी, 22A भी करते हैं तो फिर आपने प्ली रेस की है किसके लिए? FIR के लिए भी और साथ ही साथ प्रोटेक्शन के लिए भी। अब FIR करवाने आप थ्रू 22A भी जा रहे हैं। वकील कभी भी थाने पे नहीं जाता, वकील कभी भी थाने पे नहीं जाता, वकील कभी भी किसी ऑफिस में नहीं जाता, वकील हमेशा उन ऑफिस वालों को कोर्ट में बुलाता है, वकील हमेशा पुलिस वालों को कोर्ट में बुलाता है। वो कैसे बुलाएगा? अब आप अपने क्लाइंट के वकील हैं, क्लाइंट आपको कहता है कि सर हमारी FIR जज साहब या सॉरी वकील साहब हमारी FIR नहीं कट रही, पुलिस वाले हमारी FIR नहीं काट रहे, अब हम क्या करें? तो हम 22AB के थ्रू FIR के लिए अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई करेंगे? जो भी एविडेंस है, ये आपके क्लाइंट को चोट लगी है, आपके क्लाइंट का जो एक मेडिकल सर्टिफिकेट अवेलेबल है जो कि बिल्कुल ये शो कर रहा है कि उसको जो ज़ख़म पहुँचे वो इतलाफ़ उज़ू के अंदर फ़ाल कर रहे हैं। किसके अंदर फ़ाल कर रहे हैं? इतलाफ़ उज़ू के अंदर फ़ाल कर रहे हैं। अब इतलाफ़ उज़ू के अंदर अगर उसके ज़ख़म फ़ाल कर रहे हैं तो यहाँ पर FIR तो होनी चाहिए, 324 भी लगना चाहिए, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है, उसका जो गोश्त का हिस्सा है वो फट गया, अंदर का स्कल उसका नज़र आ रहा है। अब क्या किया जाए? SHO FIR नहीं काट रहा। अब जब SHO FIR नहीं काट रहा तो आपके पास रेमेडी ये है कि आपके पास जो एविडेंस है, जो पिक्चर्स हैं वो ठीक है, उसके अलावा जो FIR में आपने लिखवाना है वो आपने तहरीरी तौर पे एट अ टाइम उर्दू में अपने क्लाइंट से लिखवाना है कि आपने FIR में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिपोर्ट में क्या चीज़ लिखवानी है ताकि डिले ना हो। जब आपने वो चीज़ लिखवा ली उसको अटैच कर दें 22AB के साथ कि हमारे जो क्लाइंट है उसका बयान ये है कि FIR करवाने जब वो गया तो जो SHO है उसने उसको जवाब दे दिया, उसने उससे पैसे क्लेम किए वाट एवर। तो 22AB के थ्रू 22AB में FIR कब कट सकती है और कब नहीं कटेगी? 22AB का क्या प्रोसीजर है? 22AB का प्रोसीजर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल के अंदर, लेकिन जस्ट अभी मैं आपको सिंपल इतना बता सकता हूं कि आपने 22AB की फ़ाइल सबमिट की कोर्ट के अंदर, डीजे की कोर्ट के अंदर, डीजे से वो ट्रांसफ़र होके आएगी ADJ के पास, कंसर्न ADJ के पास, अदर साइड की 2-3 कॉपीज़ भी हों उसके साथ। फिर नेक्स्ट डेट पे नोटिस होंगे, फिर पुलिस वाले आपको बुलाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट डेट पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे आपके और अपोजिट वकील के। आर्ग्यूमेंट्स में आपने साबित किस तरीके से करना है? थ्रू एविडेंस। और जज डीपर एप्रीहेंशन में नहीं जाएगा कि आया कि FIR होनी चाहिए, आया कि ज़ख़म लगे नहीं लगे, जस्ट ये देखेगा कि FIR कटनी चाहिए नहीं कटनी चाहिए, फिर जज डायरेक्शन दे देगा। मेंटेनेंस के केस के अंदर क्या मेंटेनेंस का केस विदाउट खुला हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मेंटेनेंस का केस विदाउट खुला भी हो सकता है, खुला के साथ भी हो सकता है। मेंटेनेंस अगर कोई औरत क्लेम करती है अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ तो वो लाइफ टाइम में कभी भी कर सकती है और उसकी शादी जो है कंटिन्यूस ऑफ मैरिज में भी कर सकती है। कितनी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? जितना हस्बैंड कमाता है उतनी ही मेंटेनेंस क्लेम करेंगे। मेंटेनेंस का सूट दाखिल होता है प्रॉपर, और उसका क्या प्रोसीजर है इंशाल्लाह वो जब हम फैमिली ट्रायल डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये पूरा का पूरा समझा दूंगा। डिवोर्स और खुला के केसेस के अंदर क्या होता है? खुला केसेस बड़े ही ईजी होते हैं स्टार्टिंग के अंदर। खुला केसेस के अंदर जस्ट 3 to 4 हेयरिंग्स के अंदर खुला ग्रांट हो जाती है अगर एक्स पार्टी हो तो। अगर अदर पार्टी आ भी जाती है, अगर हस्बैंड उसका आ भी जाता है तो हस्बैंड के आने के बाद क्या होता है? प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स होगी। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स जाहिर सी बात है फेल हो जाएंगी। फेल होने के बाद जो है जज क्या करेगा? जज जो है खुला ग्रांट करने का पाबंद है कि जज उस औरत को आज़ाद करवा दे उसके हस्बैंड से। अब हस्बैंड अगर कहता है कि नहीं मैं इसको रखना चाहता हूँ तो जज कोशिश करेगा कि वो आपस में बन जाए ड्यूरिंग प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। और फिर पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग के अंदर लास्ट टाइम भी जज को अगर ऐसा लगे तो वो जज की पावर से, डिस्क्रिशनरी पावर से, कि जज उसको दोनों पार्टीज़ को रजामंद करवा सकता है। रन वे मैरिजेस किस तरीके से होती हैं?
रन में मैरिजेस कोर्ट मैरिजेस का नाम आपने सुना होगा कि कोर्ट मैरिज कर दिया। अब अक्सर जो हमारे पास जोड़ा आता है कोर्ट मैरिज करने के लिए, वो क्या सोच कर आता है कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे और हमने आज जो है ये इतना बड़ा कदम उठा चुके हैं। अब क्या ये लीगली सही है या गलत है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, जस्ट मैं आपको इतना बताऊँगा कि ये होती किस तरीके से। अगर आप यंग एडवोकेट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जस्ट आपने दोनों पार्टीज़ यानी हस्बैंड एंड वाइफ जो जोड़ा है, जो कि एक आपके पास आया है जो कि अनमेरिड है उस टाइम पे, साथ ही साथ 4 गवाह, दोस्त की तरफ से दोस्त की तरफ है, वो अवेलेबल हों आपके पास। आपने कभी भी एज एन एडवोकेट CNIC जमा नहीं करवाना कहीं पर भी, ना गवाह के तौर पे, ना वकील के तौर पे। वकील के तौर पे भी आप खड़े होते हैं, दैट्स इनफ फॉर यू, लेकिन आपने अपना CNIC जमा नहीं करवाना, पर्सनल डिटेल आपने नहीं देनी, ठीक है। दूसरी बात ये कि वहाँ पर क्या होगा, आपने आपका कोई रोल एंड टास्क नहीं है, जस्ट एक निकाह ख्वाह बैठा होता है वहाँ पर, आप काजी बैठा होता है, काजी के पास जाएँ और उसको बताएं ये शादी करने आए, उनसे वो खुद सवालात करेगा, खुद जवाबात देगा, जो भी होगा कम्युनिकेशन आपके सामने हो रही होगी। और जस्ट इसमें थोड़ा सा ही खर्चा होता है, आप अपनी फ़ीस चार्ज कर सकते हैं जो भी आप कर सकते होंगे उस क्लाइंट से। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है, ये जस्ट मैंने एक शॉर्टर आपको जो है कुछ पॉइंट्स बता दिए। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम रेंट केस का जो हमारे पास एक लेटेस्ट हमारे पास अभी केस मौजूद है, इसकी पूरी फ़ाइल को ओपन करके इसका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर समझने की कोशिश करेंगे रेंट केस का। उसके बाद हम सिविल पे आएंगे और उसके बाद हम क्रिमिनल पे आएंगे, फिर लास्ट में हम फैमिली को समझेंगे। ये नियर अबाउट हमारा 6 मंथ्स का कोर्स है और ये 6 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपने गिवन नंबर पर कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद आपको इसकी डिटेल भी शेयर कर दी जाएगी। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।